कहानी की शुरुआत आर्कटिक ओशन से होती है, जहां जूलिया और ऑस्कर समुद्र के पानी में सोनार डिवाइस लगाकर एक खास तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तभी अचानक ऑस्कर के कम्युनिकेशन डिवाइस पर एक इमरजेंसी कॉल आती है। कॉल में उन्हें चेतावनी दी जाती है कि बहुत बड़ा तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उन्हें ये जगह छोड़कर निकल जाना चाहिए। उसी समय दूसरी तरफ एक रूसी सबमरीन समुद्र के अंदर गश्त कर रही होती है। वहां मौजूद टीम अपने उपकरणों में एक अजीब सी हाई इंटेंसिटी आवाज को डिटेक्ट करती है, जो दूर से उनकी ओर आती महसूस हो रही थी। तभी उन्हें कुछ और भी हैरान कर देने वाली चीज दिखाई देती है। समुद्र का लेवल धीरे धीरे ऊपर उठने लगा था। ये देखकर सबमरीन में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इधर जूलिया के स्कैनर भी अचानक अजीब रीडिंग दिखाने लगते हैं और उनके कैंप के आसपास जमी बर्फ दरकने लगती है। हालात बिगड़ते देख ऑस्कर जल्दी से जूलिया के पास आता है और उसे तुरंत वहां से निकलने के लिए कहता है, क्योंकि उनके पास अब ज्यादा समय नहीं था। लेकिन जूलिया जाने से पहले अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करना चाहती थी। हालांकि मौसम को तेजी से खराब होते देखकर वो आखिरकार ऑस्कर की बात मान लेती है और उसकी स्नो मोबाइल पर बैठकर वहां से निकल पड़ती है। दोनों तेजी से वहां से दूर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बर्फ उनके अनुमान से कहीं ज्यादा तेजी से टूट रही थी। उसी दौरान सबमरीन के अंदर टीम को यह समझ आता है कि जो आवाज वे सुन रहे थे वो समुद्र की लहरों की नहीं, बल्कि किसी जीवित चीज की थी। यानी समुद्र की गहराइयों में कोई विशाल जीव मौजूद था। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, अचानक एक बहुत बड़ा क्रीचर आकर उनकी सबमरीन से टकरा जाता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि पूरे जहाज में इमरजेंसी अलार्म बजने लगते हैं। टीम को महसूस होता है कि उस क्रीचर ने उनकी सबमरीन को जकड़ लिया है और वो उसे बेहद तेजी से समुद्र की गहराई में खींच रहा है। वहीं दूसरी ओर जूलिया और ऑस्कर अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पीछे की बर्फ लगातार टूटती चली जा रही थी। तभी ऑस्कर की नजर सामने उठते हुए एक भयंकर बर्फीले तूफान पर पड़ती है। ये तूफान बेहद खतरनाक था। ऑस्कर घबरा जाता है और इसी घबराहट में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे उसकी स्नो मोबाइल फिसलकर बर्फ की एक बड़ी चट्टान से टकरा जाती है और जोरदार धमाके के साथ फट जाती है। दोनों जब तक संभलते तब तक उनका कैंप भी उस तूफान की चपेट में आकर पूरी तरह तबाह हो चुका था। उधर समुद्र के भीतर सबमरीन पर लगातार हमले हो रहे थे और अब साफ हो चुका था कि ये हमला वही विशाल क्रीचर कर रहा है। हालात को संभालने के लिए टीम उस पर हथियारों से फायरिंग शुरू कर देती है। रोशनी पड़ने पर उन्हें उस जीव के विशाल टेंटिकल्स दिखाई देते हैं, जो बेहद डरावने थे। लेकिन टीम इससे पहले कुछ समझ पाती, वो क्रीचर दोबारा हमला करता है और इस बार सबमरीन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है। डूबने से ठीक पहले कैप्टन आखिरी पल में आदेश देता है कि इमरजेंसी सिग्नल भेज दिया जाए, ताकि उनकी नौसेना को उनकी लोकेशन मिल सके और शायद कोई बचाव अभियान भेजा जा सके। अगले ही दिन रूसी मरीन हेडक्वार्टर को वो इमरजेंसी सिग्नल मिल जाता है और उन्हें पता चलता है कि उनकी सबमरीन लापता हो चुकी है। ये खबर सुनते ही अधिकारियों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस सबमरीन में बेहद खतरनाक और शक्तिशाली हथियार मौजूद थे। इसी वजह से तुरंत एक रेस्क्यू मिशन तैयार किया जाता है, जिसका उद्देश्य उन हथियारों को वापस लाना था। इस मिशन की जिम्मेदारी विक्टर को दी जाती है, जो असल में उसी लापता सबमरीन के कैप्टन का भाई था। जब विक्टर की मां को पता चलता है कि वो इस खतरनाक मिशन पर जा रहा है, तो वो पहले काफी चिंतित हो जाती है, लेकिन आखिर में वो उसे हिम्मत देने के लिए उसके पिता की घड़ी देती है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। विक्टर उस घड़ी को अपने साथ लेता है और मिशन के लिए घर से निकल पड़ता है। बाद में उसकी मुलाकात अपने पिता के पुराने दोस्त एडमिरल ओलशांस्की से होती है, जिन्हें भी इस मिशन में शामिल किया गया था। उनका स्वभाव थोड़ा सख्त और गुस्सैल था। जब विक्टर सबमरीन में प्रवेश करता है तो वहां मौजूद क्रू के कुछ सदस्य उससे शिकायत करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें छुट्टियां खत्म होने से पहले ही वापस बुला लिया गया। लेकिन विक्टर फिलहाल उन्हें असली वजह नहीं बताता। इधर जूलिया और ऑस्कर उस भयानक बर्फीले तूफान में भटकते हुए नजर आते हैं। उनकी हालत अब बेहद खराब हो चुकी थी, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह भी नहीं बची थी। ऊपर से उनका सैटेलाइट फोन भी सिग्नल नहीं पकड़ रहा था। इसके बावजूद जूलिया किसी भी तरह यहाँ से निकलने की कोशिश करती रहती है। सिग्नल ढूंढते ढूंढते वो एक गहरी खाई के किनारे पहुंच जाती है और लगभग उसमें गिरने ही वाली होती है, लेकिन तभी ऑस्कर समय पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। जब जूलिया दोबारा अपना फोन चेक करती है तो इस बार उसमें सिग्नल आ चुके होते हैं। ये देखकर वो तुरंत एक ऑयल रिग कंपनी से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन तूफान की आवाज इतनी तेज थी कि कंपनी के लोगों को जूलिया की एक भी बात साफ सुनाई नहीं देती। कुछ ही सेकंड बाद सिग्नल भी गायब हो जाता है और कॉल अचानक कट जाती है। अब जूलिया और ऑस्कर की हिम्मत लगभग जवाब दे चुकी थी। फिर भी ऑस्कर आखिरी उम्मीद के तौर पर अपनी फ्लेयर गन हवा में दाग देता है। उसी दौरान जूलिया की नजर दूर बर्फ की सतह पर पड़ती है, जहां लाल रंग की हल्की चमक दिखाई दे रही थी। ये क्या है, ये देखने के लिए दोनों उस दिशा में तेजी से बढ़ते हैं। जब वे पास पहुंचते हैं तो उन्हें समझ आता है कि ये वही इमरजेंसी सिग्नल है जिसे लापता सबमरीन के कैप्टन ने भेजा था। जूलिया और ऑस्कर जानते थे कि इस सिग्नल को ट्रैक करते हुए रूसी सेना जरूर यहां तक पहुंचेगी, इसलिए जूलिया ऑस्कर से कहती है कि हमें यहीं रुककर इंतजार करना चाहिए। इधर कई घंटों की यात्रा के बाद विक्टर की सबमरीन आखिर उस इलाके में पहुंच जाती है जहां उसके भाई की सबमरीन आखिरी बार देखी गई थी। साथ ही उन्हें उस इमरजेंसी सिग्नल की लोकेशन भी मिल चुकी होती है। विक्टर तुरंत अपनी टीम को उसी जगह की तरफ बढ़ने का आदेश देता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें कोई डूबी हुई सबमरीन नहीं मिलती। इसके बजाय उन्हें दो बेहद थके और घायल जियोलॉजिस्ट्स मिलते हैं, जिनकी हालत बहुत खराब थी। विक्टर तुरंत उन्हें अपनी सबमरीन के अंदर ले आता है। हालांकि इसके पीछे उसका एक खास कारण भी था। असल में वो जूलिया और ऑस्कर से ये जानना चाहता था कि उसके भाई की सबमरीन के साथ आखिर हुआ क्या था। जब वो जूलिया से इस बारे में पूछता है तो वो
भी कोई पक्का जवाब नहीं दे पाती। वो बताती है कि शुरुआत में उसे लगा था कि शायद उनके सोनार डिवाइस के धमाके की वजह से समुद्र के अंदर भूकंप आ गया होगा, लेकिन जब उसने अपने उपकरणों की जांच की तो पता चला कि उस दिन किसी भी डिवाइस ने भूकंप जैसी गतिविधि रिकॉर्ड ही नहीं की थी। यहीं से जूलिया को यकीन हो गया कि इतनी बड़ी हलचल भूकंप की वजह से नहीं हो सकती, इसके पीछे जरूर किसी समुद्री जीव का हाथ था। ये सुनते ही विक्टर को भी एक अजीब घटना याद आती है जो उनके साथ पिछले दिन हुई थी। दरअसल जब उनकी सबमरीन आर्कटिक सर्कल में प्रवेश करने वाली थी तभी उनके रडार ने एक अजीब सा सिग्नल पकड़ा था। बाद में पता चला कि वो व्हेल मछलियों का एक बड़ा झुंड था जो बार बार उनकी सबमरीन से टकरा रहा था, जैसे वो उन्हें आगे बढ़ने से रोकना चाह रही हो। तभी एडमिरल ओल्शांस्की उन्हें दूर भगाने के लिए लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल चलाने का आदेश देते हैं, लेकिन विक्टर इसका विरोध करता है क्योंकि इससे व्हेल मछलियों को नुकसान हो सकता था। इसके बावजूद एडमिरल उसकी बात नहीं मानते और सिग्नल चालू कर दिया जाता है। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल शुरू होते ही सारी व्हेल मछलियां वहां से दूर चली जाती हैं, लेकिन कुछ देर बाद वे फिर लौट आती हैं। ये देखकर टीम हैरान रह जाती है। तभी उन्हें समुद्र की गहराई से एक और अजीब सिग्नल मिलने लगता है और व्हेल मछलियां अचानक एक एक करके वहां से भागने लगती हैं। जब टीम उस सिग्नल को ध्यान से देखती है तो उन्हें एक विशालकाय क्रीचर नजर आता है। वो इतना बड़ा था कि एक ही पल में एक व्हेल को पकड़कर निगल लेता है। इसके बाद वो सीधे उनकी सबमरीन की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर एडमिरल ओल्शांस्की उस पर हमला करने का आदेश देते हैं, लेकिन विक्टर उन्हें रोक देता है और कहता है कि हम बिना समझे किसी जीव पर हमला नहीं कर सकते। इसके बाद वो सबमरीन को पास की एक बर्फीली दरार की तरफ ले जाने का फैसला करता है। उसे यकीन था कि इतना बड़ा जीव उस तंग जगह में प्रवेश नहीं कर पाएगा। टीम उसकी बात मानती है और सबमरीन को समुद्र की गहराई में उस दरार के भीतर छुपा देती है। जैसा विक्टर ने सोचा था वैसा ही होता है। वो विशाल क्रीचर उस तंग जगह में प्रवेश नहीं कर पाता। कुछ देर तक तलाश करने के बाद वो आखिरकार वहां से चला जाता है। इस तरह विक्टर के एक फैसले से पूरी टीम की जान बच जाती है। जब विक्टर जूलिया की पूरी कहानी सुनता है तो उसे समझ आ जाता है कि यही वही क्रीचर है जिसने बर्फ तोड़कर उसके भाई की सबमरीन को तबाह कर दिया था। जूलिया, जो कि स्वीडन की रहने वाली थी, बचपन से ही समुद्री दैत्यों की कहानियों पर विश्वास करती आई थी। अब जब उसने खुद ये सब देखा तो वो इस खतरनाक मामले में और शामिल नहीं होना चाहती थी। वो विक्टर से गुजारिश करती है कि वो उसे और ऑस्कर को उस ऑयल रिग कंपनी तक छोड़ दे जिससे उसने पहले संपर्क किया था, क्योंकि उसे लगता था कि वो क्रीचर वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। जब विक्टर उस कंपनी की लोकेशन चेक करता है तो पता चलता है कि वो जगह यहां से ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए वो फैसला करता है कि वो जूलिया और ऑस्कर को वहां छोड़ देगा, लेकिन रास्ते में उनकी स्क्रीन पर फिर वही रहस्यमयी सिग्नल दिखाई देने लगता है। टीम को अंदाजा नहीं होता कि वो विशाल क्रीचर अब समुद्र की मिट्टी के नीचे से धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही उनकी सबमरीन ऑयल रिग के पास पहुंचती है और वो वहां के इंचार्ज से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, तभी समुद्र के अंदर अचानक तेज हलचल शुरू हो जाती है। तेज उठती लहरों के बीच अचानक समुद्र के भीतर से कई विशाल टेंटिकल्स बाहर निकल आते हैं और कुछ ही पलों में मजबूत स्टील से बनी ऑयल रिग को तोड़ना शुरू कर देते हैं। ये सब इतना तेजी से होता है कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाता। इधर विक्टर टेलीस्कोप से बाहर देखता है तो उसे उस क्रिएचर का असली रूप नजर आता है। वो दरअसल एक बेहद विशाल ऑक्टोपस था। उसका डरावना चेहरा देखते ही पूरी टीम सन्न रह जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि रिग कंपनी पूरी तरह तबाह होकर समुद्र में डूब चुकी थी। अब विक्टर और उसकी टीम के पास वहां से भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन ऑक्टोपस रिग को नष्ट करने के बाद सीधे उनकी सबमरीन की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर एडमिरल ओल्शांस्की गुस्से में आकर कमान अपने हाथ में ले लेते हैं और तुरंत 2 टॉर्पीडो दागने का आदेश देते हैं। टॉर्पीडो चलाए भी जाते हैं, लेकिन उनका उस विशाल ऑक्टोपस पर कोई खास असर नहीं पड़ता। उल्टा वो हमले से और ज्यादा आक्रामक हो जाता है और तेजी से सबमरीन की तरफ बढ़ने लगता है। स्थिति को बिगड़ते देख एडमिरल घबरा जाते हैं और दोबारा कमान विक्टर को सौंप देते हैं। कमान मिलते ही विक्टर तुरंत सबमरीन को दूसरी दिशा में मोड़ने का आदेश देता है। इस तरह वे सीधे हमले से तो बच जाते हैं, लेकिन ऑक्टोपस का एक बड़ा टेंटिकल सबमरीन से टकरा जाता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि सबमरीन के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और वो धीरे धीरे समुद्र की गहराई में डूबने लगती है। कुछ ही देर बाद वो ऑक्टोपस दोबारा हमला कर देता है। इस बार हालात और भी खराब हो जाते हैं क्योंकि टॉर्पीडो रूम में आग लग जाती है और करीब 7 लोग उसी हिस्से में फंस जाते हैं। इसी बीच ऑक्टोपस फिर से सबमरीन को जकड़ने की कोशिश करता है और उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। तभी विक्टर सभी क्रू मेंबर्स को आदेश देता है कि सब लोग तुरंत साइलेंट मोड में चले जाएं, क्योंकि समुद्री जीव अक्सर आवाज से आकर्षित होते हैं। वो सभी को पूरी तरह शांत रहने को कहता है और यहाँ तक कि आग बुझाने का काम भी फिलहाल रोक देता है। इसके कारण टॉर्पीडो रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ने लगता है, लेकिन विक्टर को अपने प्लान पर भरोसा था। कुछ देर बाद उसका अंदाजा सही साबित होता है। जब उस विशाल ऑक्टोपस को कोई आवाज सुनाई नहीं देती तो वो धीरे धीरे वहां से दूर चला जाता है। उसके जाते ही टीम तुरंत टॉर्पीडो रूम में फंसे लोगों को बाहर निकालती है और उनका इलाज शुरू कर देती है। इस काम में जूलिया और ऑस्कर भी विक्टर की मदद करते हैं और धीरे धीरे क्रू का भरोसा जीत लेते हैं। बाद में जूलिया विक्टर को उस क्रिएचर के बारे में बताते हुए कहती है कि पुराने किस्सों के अनुसार क्रैकन जैसे जीव कई सालों तक
गहरी नींद में सोए रहते हैं, लेकिन शायद उनके एक्सपेरिमेंट के धमाकों ने उसे जगा दिया है। अब वो गुस्से में है और शायद इसी वजह से उन पर हमला कर रहा है। जूलिया ये भी कहती है कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो सोनार सिस्टम बंद करना ही बेहतर होगा। इसके बाद वो एक और अहम बात बताती है कि ऑक्टोपस आमतौर पर अपने शिकार को पकड़कर किसी गुफा जैसी जगह में खींच कर ले जाते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि विक्टर के भाई की सबमरीन भी जूलिया के पुराने कैंप के आसपास कहीं फंसी हुई हो। अभी वे लोग इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं, तभी एक ऑफिसर को साइलेंट मोड के दौरान रिकॉर्ड हुई आवाजों में एक अजीब सा सिग्नल सुनाई देता है। जांच करने पर पता चलता है कि यह सिग्नल जूलिया के कैंप की दिशा से ही आ रहा है। ये सुनकर विक्टर अपने क्रू को समझाता है और फैसला करता है कि वो उस खतरनाक जगह पर जाएगा ताकि अपने भाई और बाकी लोगों को बचा सके। हालांकि टीम के कुछ सदस्य इस फैसले से सहमत नहीं होते। उनका कहना था कि उनके हथियार उस विशाल ऑक्टोपस का सामना करने के लिए काफी नहीं है और उन्हें जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन विक्टर एक कैप्टन होने के नाते अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहता था, इसलिए क्रू के विरोध के बावजूद वो सबमरीन को उसी दिशा में ले जाने का आदेश देता है। आखिरकार बाकी क्रू मेंबर्स को भी मजबूर होकर उसका साथ देना पड़ता है। कुछ समय बाद वे एक बेहद गहरी और खतरनाक समुद्री खाई के पास पहुंचते हैं। वहां नीचे जाने के लिए विक्टर एक छोटी मिनी सबमरीन का इस्तेमाल करने का फैसला करता है और अपने साथ 2 ऑफिसर्स को भी ले जाता है। जब वे उस खाई के अंदर उतरते हैं तो उन्हें नीचे सैकड़ों डूबे हुए जहाज दिखाई देते हैं। ये देखकर साफ हो जाता है कि जूलिया ने जो क्रैकन के बारे में कहानी सुनाई थी वो कोई कल्पना नहीं बल्कि सच्चाई थी। इसी दौरान उन्हें विक्टर के भाई की सबमरीन भी दिखाई देती है। उसका अगला हिस्सा अब भी काफी हद तक सही हालत में था। विक्टर अपनी मिनी सबमरीन को उसी हिस्से से जोड़ देता है और अंदर जाने का फैसला करता है। अंदर पहुंचकर वो देखता है कि उसका भाई अलेक्जेंडर और उसकी टीम के कुछ सदस्य अब भी जिंदा है। अपने भाई को जिंदा देखकर विक्टर बेहद खुश हो जाता है और साथ ही हैरान भी होता है, क्योंकि इतने समय तक उस क्रैकन से बचकर रहना आसान नहीं था। जब विक्टर अपने भाई से पूछता है कि वे इतने दिनों तक कैसे बचे रहे, तो अलेक्जेंडर बताता है कि उन्होंने खुद को बचाने के लिए साइलेंट मोड का इस्तेमाल किया था। इसी वजह से क्रैकन उन्हें ढूंढ नहीं पाया। अब मिनी सबमरीन में जगह कम थी, इसलिए विक्टर फैसला करता है कि वो 2 बार में सबको यहां से निकालेगा। पहले वो एक टीम को मिनी सबमरीन में बैठाकर ऊपर भेज देता है, जबकि वो खुद अपने भाई के साथ वहीं रुक जाता है। लेकिन जैसे ही वो टीम आधे रास्ते तक पहुंचती है, तभी अचानक क्रैकन फिर से जाग जाता है। इधर विक्टर और अलेक्जेंडर उन खास मिसाइल्स को चालू करने की कोशिश कर रहे थे। काफी मेहनत के बाद आखिरकार सिस्टम दोबारा काम करने लगता है और कंप्यूटर ऑन होते ही मिसाइल्स एक्टिवेट हो जाती हैं। उसी समय क्रैकन भी मेन सबमरीन की तरफ बढ़ रहा होता है और हमला करने ही वाला था कि तभी मिनी सबमरीन में गलती से एक ट्रैकर चालू हो जाता है। उस ट्रैकर से निकलने वाली आवाज क्रैकन का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है और वो तुरंत उसी दिशा में मुड़ जाता है। उधर एडमिरल ओलशांस्की इस मौके का फायदा उठाते हुए मेन सबमरीन को समुद्र की सतह की ओर ले जाने का आदेश दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ विक्टर और अलेक्जेंडर मिसाइल्स में जरूरी कोड डालकर उन्हें पूरी तरह एक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन तब तक क्रैकन काफी करीब पहुंच चुका था। उसके विशाल टेंटिकल्स विक्टर की सबमरीन को जकड़ना शुरू कर देते हैं। ये देखकर दोनों भाइयों को समझ में आ जाता है कि अब शायद बचना मुश्किल है। मरने से पहले वे रेडियो के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं और अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी मांगते हैं। लेकिन हार मानने के बजाय वे आखिरी कोशिश करने का फैसला करते हैं। जैसे ही क्रैकन सबमरीन को पूरी तरह कुचलने वाला होता है, दोनों एक साथ स्विच दबा देते हैं और जोरदार विस्फोट हो जाता है। इस धमाके से क्रैकन बुरी तरह आग की लपटों में घिर जाता है और एक चमकदार रोशनी की किरण आर्कटिक की बर्फ को चीरती हुई ऊपर आसमान की तरफ निकलती दिखाई देती है। धमाके के बाद सबमरीन तेजी से डूबने लगती है और उसके अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। ये देखकर दोनों भाई तुरंत मिनी सबमरीन की तरफ भागते हैं, लेकिन तभी एक तेज लहर उन्हें अलग कर देती है। विक्टर किसी तरह अलेक्जेंडर का हाथ पकड़ लेता है और पूरी कोशिश करके उसे अपने साथ खींचते हुए मिनी सबमरीन के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन अब एक नई समस्या सामने आ जाती है। मिनी सबमरीन डूबती हुई बड़ी सबमरीन से अलग नहीं हो पा रही थी, जबकि मिसाइल कुछ ही सेकंड में फटने वाली थी। इस खतरनाक पल में अचानक विक्टर को इमरजेंसी लेवर याद आता है। वो पूरी ताकत से उसे खींचता है और ठीक विस्फोट होने से कुछ सेकंड पहले मिनी सबमरीन वहां से अलग होकर दूर निकल जाती है। उधर समुद्र की सतह पर एडमिरल ओलशांस्की और बाकी क्रू इन दोनों का इंतजार कर रहे होते हैं। काफी देर बीत जाने के बाद जब विक्टर और अलेक्जेंडर के लौटने की कोई उम्मीद नहीं बचती, तो सब लोग मायूस होकर वहां से जाने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक पानी की सतह को चीरते हुए मिनी सबमरीन बाहर आती है और उसमें विक्टर और अलेक्जेंडर दोनों सुरक्षित मौजूद होते हैं। उन्हें जिंदा देखकर पूरी टीम खुशी से झूम उठती है और सभी राहत की सांस लेते हैं। इसके बाद विक्टर अपने पिता की घड़ी अलेक्जेंडर को देता है, लेकिन अलेक्जेंडर उसे लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि इस घड़ी का असली हकदार विक्टर ही है, इसलिए वही इसे अपने पास रखे। कुछ समय बाद पूरा क्रू सुरक्षित रूस वापस पहुंच जाता है। दोनों भाई अपने परिवार से मिलते हैं और इस तरह एक बेहद खतरनाक और लगभग नामुमकिन लगने वाला मिशन आखिरकार सफल हो जाता है। इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म होती है।